तो ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हमने एक केमिकल रिएक्शन देखा था, हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन, दैट इज AB react to produce C&D, and we have discussed that with the passage of time concentration of A and B decrease, so rate of forward reaction decreases and concentration of C and D increases, so the rate of reverse reaction increases. Then at the stage of equilibrium, rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction. फिर हमने मेंशन किया था ग्राफ के थ्रू कि अगर आप कंसंट्रेशन y एक्सिस पे रखें और टाइम x एक्सिस के ऊपर, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि एट द इनिशियल स्टेज A और B की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी और फिर डिक्रीज होती चली जाएगी। इस तरीके का से हमने इस ऊपर वाली लाइन को शो कर दिया। फिर हमने बोला कि अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो C और D ज़ीरो होगा, सही। तो हमने उसको ओरिजिन से ड्रॉ किया और इंक्रीज करने के बाद फिर एक कांस्टेंट लाइन से शो कर दिया और आपको बता दिया था कि ये लाइंस क्या शो कर रही हैं कि एट द इक्विलिब्रियम स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट। सही है, कांस्टेंट है, सेम नहीं है। फिर आपको बताया था कि सवाल बनता है कि आया कांस्टेंट हो सकती है या नहीं, तो फिर मैंने आपको जवाब दिया था हाँ कांस्टेंट हो सकती है, बट कांस्टेंट होने की सूरत में ग्राफ के ऊपर क्या चेंज आएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। अभी देखें, जब पहले बना हुआ था तो आपको बताया था कि जैसे अगर 2 चल रही है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन 2 है, यहाँ पर 4 है तो 4 चल रही है, ये कांस्टेंट है, बट कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या थी, डिफरेंट थी। अब अगर वैल्यू सेम होंगी तो क्या होगा कि ये जो दो सेपरेट लाइंस थी आपस में आगे क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। सही है, सो ग्राफ विल बी तो ये दोनों लाइनें आके मर्ज हो गई, इसके अंदर एक ही लाइन पे लाई कर रही हैं। सही, अब यहाँ पे इन दिस केस at the equilibrium state concentration of reactant and products are constant and also the same, concentration constant भी है और same भी है। सही है। अब यहाँ पर ये ग्राफ इस जैसा एक और ग्राफ है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। सही है, तो आपने और से देखना है कि आपके जो एक्सिस हैं वो क्या लिए हैं आपने, टाइम और concentration. Now, if we draw the graph between time and rate, तो फिर क्या होगा, ग्राफ तो वही बात पहले जो हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इनिशियली हाई होगा और वक्त के साथ साथ कम होता रहेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके का से ग्राफ ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि इनिशियली कुछ वैल्यू है, हाई वैल्यू है, और फिर वो डिक्रीज होता जा रहा है और एक कांस्टेंट स्टेज के ऊपर आ गया, कांस्टेंट स्टेट के ऊपर आ गया। सिमिलरली रिवर्स रिएक्शन का रेट इनिशियली ज़ीरो होगा और वक्त के साथ साथ इंक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होने के बाद एक स्टेज आएगी, एक स्टेट आएगी कि ये फॉरवर्ड रेट के इक्वल हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर ये जो स्टेट है ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सही, अब ये और ये ग्राफ मिलते जुलते लग रहे हैं आपको। सही है, एक जैसे ही कि यहाँ पर भी दो लाइनें आ रही है, दो कर्व आ रहे हैं और एक लाइन पे मर्ज हो रहे हैं, यहाँ पर भी मर्ज हो रहे हैं, बट यहाँ पर और यहाँ पर फर्क देख लीजिएगा। सही है, यहाँ पर ये चीज़ जाहिर कर रहा है कि रेट बराबर हो गए। सही है, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों मिलके रेट को शो कर रहे हैं ना। सही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। सही है, अब आगे मूव करते हैं।
अच्छा जनाब, अब वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम Kc कहते हैं। बट उससे पहले आपको एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, वो क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट लॉ, बहुत आसान सा लॉ है, सही है, उसको समझना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सीधी बातें करता है। सीधी बात क्या है कि भाई कोई भी सब्सटेंस जो कि रिएक्ट करेगा उसका रेट प्रोपोर्शनल होगा उसके एक्टिव मास के। नाउ व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास इज बेसिकली concentration, or in which terms? In mole per dm3। सही है। अब यहाँ पर अब देखते हैं कि अगर आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है तो आप फिर इस चीज़ को कैसे लिखेंगे। अगर हम लिख लें कि A कन्वर्ट हो रहा है B में, तो आप लिखेंगे रेट इज प्रोपोर्शनल टू, ये इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाएंगे जो कि एक्टिव मास को शो कर रहा होगा, मतलब इसका यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब है, सही। बट अगर हम बात करें कि अगर आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं या दो से ज़्यादा हैं, तो फिर आप इस लॉ ऑफ मास एक्शन को कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे रेट प्रोपोर्शनल A इंटू B। मतलब जो एक्टिव मासेस हैं रिएक्टेंट्स, जो मैं आपके पास रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मासेस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके प्रोपोर्शनल है ये, सही। अब एक बात और आती है क्या कि अगर इसके आगे कुछ नंबर लिखा है जैसे 2A प्लस 3B, तो आप क्या करेंगे फिर? यहाँ पर इसका रेट कैसे लिखेंगे? तो रेट प्रोपोर्शनल टू A, जो आपके पास कोफिशिएंट होगा वो पावर में चला जाएगा, B यहाँ पर रेज टू द पावर 3 आ जाएगा, सही। बहुत आसान सी चीज़ है। तो अब देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट क्या होगी। क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन? द रेट at which a substance reacts is proportional to its active mass and rate of a chemical reaction is proportional to the product of active masses of reactants, सही है। तो उम्मीद है कि क्लियर होंगी सारी चीज़ें लॉ के मुताबिक। चलें अब मूव करते हैं डेरिवेशन की तरफ। हमारे पास क्या है? डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, सही। तो एक केमिकल रिएक्शन कंसिडर करेंगे, Ma प्लस NB प्रोड्यूसिंग Xc plus Yd. So if we consider the reaction in forward direction, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट
of forward reaction will be proportional to concentration of A raised to the power m, concentration of B raised to the power n. और ये तो सबको ही पता होगा कि अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट लेना है, तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ, या इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू के एफ इंटू ए रेज टू द पावर एम, बी रेज टू द पावर एन. सिमिलरली you can also write the rate of reaction in the reverse direction. तो हम क्या लिखेंगे, rate of reverse reaction proportional है C raised to the power x, B raised to the power y. सही. Now R is equals to KR C. तो ये, क्योंकि अब ये अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो C और D अब क्या आपके पास क्या बन गए, रिएक्टेंट्स बन गए. C रेज टू द पावर x इंटू D रेज टू द पावर y. तो आपने रेट इक्वेशन लिख ली फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट इक्वेशन लिख ली फॉर द रिवर्स रिएक्शन. और इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होगा, both the rates are equal. So at equilibrium state, rate of forward reaction is equals to rate of reverse reaction. सही है. तो हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 2 नाम दे सकते हैं. दोनों बराबर है, इसका मतलब इक्वेशन 1 बराबर है इक्वेशन 2 के. सो इक्वेशन 1 है क्या, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एम, so we are going to move these constants towards the लेफ्ट साइड पे आपके तमाम कांस्टेंट हैं और राइट साइड पे हम कर देंगे तमाम कंसंट्रेशंस. सो C रेज टू द पावर x इंटू D रेज टू द पावर y डिवाइडेड बाय A रेज टू द पावर m इंटू B रेज टू द पावर n. सही. नाउ we will mention where Kf over Kr is equals to Kc. So Kc is equals to concentration of C raised to the power x, D raised to the power y, A raised to the power m and B raised to the power n. सही. तो अब अगर हम इसको देखें रिएक्शन के लिहाज से, तो C और D आपके पास आ रहे थे प्रोडक्ट में एंड A भी आर इन दी रिएक्टेंट्स. सो टू जर्नलाइज दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन और एक्सप्रेशन, वी कैन राइट इट एज Kc is equals to product divided by concentration of reactants. So how will you define the equilibrium constant Kc? You will define it that it is the ratio, and don't say that it is the ratio of products over reactants. प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट का रेशियो है, ये कोई बात नहीं है. सही है. उनकी किस चीज़ का रेशियो है. सही है. सो Kc इज द रेशियो ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स. सही. और दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? क्योंकि अभी हमने देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रिवर्स रिएक्शन रेट कांस्टेंट, इसको हम Kc कह रहे हैं. सही है.
तो Kc की दो डेफिनेशन बन सकती हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट टू द रिवर्स रिएक्शन रेट कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सही है। एंड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास भी आप रेशियो की टर्म्स में डिफाइन करेंगे कि इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। सही, तो अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट्स की। यूनिट ऑफ Kc, सही, तो हम यहीं से ले लेते हैं। आप देखें इनका क्या है, एक्टिव मास मोलैरिटी है मोल पर डीएम क्यूब, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है कंसंट्रेशंस हैं, सारे एक्टिव मासेस हैं, तो इन सब की जगह मैं एक्टिव मास M लिख दूंगा, सही है। तो M रेज टू द पावर x, D की जो चीज़ है कंसंट्रेशन वो भी M है, रेज टू द पावर y M M M N। सो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स तो सबको याद ही होगी कि आपको पता है बेस सेम होगी तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। M x प्लस वाई डिवाइडेड बाय M M प्लस N। नाउ आपको पता है कि ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, सही है। M x प्लस वाई इंटू M माइनस M प्लस N। सो M यहाँ भी बेस सेम है तो पावर ऐड है, x प्लस वाई माइनस M प्लस N, सही। तो अब x प्लस वाई क्या था, ये है प्रोडक्ट के मोल्स इन द इक्वेशन, एंड M प्लस N क्या है, रिएक्टेंट के मोल्स इन द इक्वेशन। सो M इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज बेसिकली मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो आपके पास जो Kc की यूनिट है वो आपने कैसे निकालना होगा, इक्वेशन देखनी होगी आपने, और उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स का डिफरेंस लेना होगा। बट आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि Kc का यूनिट किस सूरत हाल में नहीं हो, मतलब कोई यूनिट नहीं होगा इसका। तो देख सकते हैं आप कि जब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, जैसे प्रोडक्ट में भी 2 मोल्स हो और रिएक्टेंट साइड पे भी 2 मोल्स हो, इक्वल हो गए तो क्या होगी, वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू 0 आपको पता है 1, जिसका मतलब Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। सो व्हेन द moles of product and moles of reactant are equal, then Kc has no units, सही है।